हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ज़ोरों शोरों से। और पहला एक खूबसूरत सा सवाल देखो जुए के ऊपर। तो देखो आदमी जुए खेलता है तो किस तरीके से वो बर्बाद होता है, उसे पता भी नहीं चलता, वो बर्बाद हो जाता है। जैसे आपके सामने सवाल है, एक आदमी जुए की 3 बाजियाँ खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। मतलब वो 100 रुपये लेके गया था तो 50 रुपये लेके निकलेगा। समझ में आई बात? मतलब जितना लेके गया था उसका आधा धन ही उसके बाद में बचेगा। जुए की शर्तानुसार यदि वो प्रत्येक बाजी जीत जाता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे। वाह, वेरी गुड, 100 रुपये मिलते हैं उसके, वाह तालियाँ। परंतु उसे अपने कुल मौजूद धन का 50% धन वापस जुए खाने में जमा कराना पड़ेगा। बाप रे बाप, 50% जमा भी कराना पड़ेगा वापस, इतना घाटे वाला सौदा है। चलो कोई ना। यदि वह तीनों ही बाजियाँ जीत जाता है तो आरंभ में उसके पास में कितना धन था ये आपको बताना है। तो देखो भाई, आरंभ में उसके पास में कितना धन था हम चेक करते हैं। 3 बाजियाँ थी, वो 3 बाजियाँ जीत गया। तो मान लेते हैं कि उसके पास में शुरुआत में x रुपये थे। कितने रुपये थे? x। भाई ये x आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाला है नहीं, जहाँ भी जाओगे x आपके पीछे पीछे आ जाएगी। देखो x माना कि उसके पास में शुरुआत में कितने पैसे थे? x। फिर इसने बोला है कि जुए के शर्तानुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीत जाता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे। तो भाई इसे 100 रुपये मिलेंगे। ये पहली बाजी जीत गया, जीतते इसे कितने रुपए मिल गए? 100 रुपये मिल गए। फिर सवाल में बोला है कि जितना पैसा उसके पास में है मौजूद, उसका 50% उसे जुए खाने में जमा कराना पड़ेगा। अगर 50% जमा करा देगा तो पीछे बचेगा कितना? 50%। और 50% का मतलब होता है 1/2। इतना रुपया अभी भी उसके पास में है। ये पहली बाजी का सौदा है। अब अगर दूसरी बाजी खेलेगा तो वह 100 रुपये और जीत जाएगा। लो जी, ये 100 रुपये और जीत गया। 100 रुपये जीतते ही इसे अपने कुल मौजूद धन का 50% जमा कराना पड़ेगा। तो बचेगा कितना? 50%। ठीक है। फिर ये तीसरी बाजी भी जीत गया। लो जी, ये तीसरी बाजी भी जीत गया। अब इसके पास में इतना मौजूद पैसा है, इतना पैसा अब इसको 50% वापस जमा कराने पड़ेगा। तो ये 50% जमा करा देगा तो बचेगा कितना? 1/2। 3 बाजियाँ हमने इसको खिला दी और इसके पास में इतना पैसा बच गया। सवाल में बोला है कि इसके पास में शुरुआत का आधा धन ही पाता है। आधा धन ही पाता है मतलब इसके पास में शुरुआत में x थे और x/2 रुपये बचेंगे। तो इसके पास में इतने रुपये बच गए। तो ये किसके बराबर आएगा? x/2 के बराबर आएगा। तो भाई देखो सवाल सोल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ये तो 2 से 2 कट गया, यहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो x + 100 और ये बाहर आएगा 1/2 + 100 है, +100 और इस 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। इस 1/2 को मैंने इस कोष्टक में गुणा कर दिया और बाहर कितना बच गया? +100 बराबर में कितना? x। अब आगे देखो कितना आएगा? 1/4 से इसको गुणा करो तो ये आएगा x/4 +100 को 1/4 से गुणा करेंगे 25 +100/2 का मतलब होता है 50 +100 बराबर x। तो 100 50 कितना हो गया? 150, 150 और 175। तो आ गया x/4 + 175 बराबर x। x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 175 बराबर 3x/4। यही बचेगा हमारे पास में। अब यहाँ से देखो 4 को इधर गुणा कर दो या 3 से ये पहले काट दो इसको। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? देखो 3 से ये कटेगा 5, फिर 5, 55 बार कटेगा। 55 को 4 से गुणा कर दो तो x का मान आ जाएगा 55 × 4। तो x बराबर आएगा 50 से इसको गुणा करेंगे 200, 220। तो 220 रुपये उसके शुरुआत में थे, बाद में जब वापस आया तो उसके पास में 110 रुपये थे, आधे हो गए। तो देखो वो तीनों बाजियाँ जीत भी गया लेकिन फिर भी वो हार गया। तो इसे बोलते जुआ। तभी बोलते जुए खेलने ही नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। तो जुए खेलना एक गंदी आदत है, और गंदी आदत क्यों है मैंने आपको बता दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो एक बाप के 2 बेटे थे जिसका नाम ए और बी था, और उन दोनों की जो कुल आय है पॉकेट मनी है वो 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया और बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, और उनकी बचत का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो उनकी अलग अलग आय ज्ञात करो कि कितने कितने रुपए है। तो देखो भाई करते हैं सवाल सरल, ये कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर।
सवाल में बोला है कि जो ए है ये कितना खर्च करता है, ये 90% खर्च कर देता है, तो फिर बचाएगा कितना 10%। और जो बी है ये कितना खर्च करता है 80%, तो बचाएगा कितना 20%। और इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो हमारे पास में a/b कितना आ गया 3/2। तो ए की आय कितनी है 3, बी की आय कितनी है 2, दोनों की मिला के आय कितनी आएगी 5, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 300। ठीक है, 1 की वैल्यू 300 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो इनकी अलग अलग आय कितनी हो जाएगी, एक की तो हो जाएगी 900, एक की हो जाएगी 600। जिसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो कौन सा होता है, वो बड़ा बेटा होता है। तो ये ए बड़ा बेटा है और जो बी है ये छोटा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र, कोई स्कूल है एक्स, अच्छा स्कूल का नाम भी एक्स है, लो जी, इतने दिन तो आप वाले का नाम एक्स था, अब स्कूल का नाम भी एक्स होने लग गया, चलो कोई ना। कुल परीक्षार्थियों का 80% है, स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है, और स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों से 40% ज़्यादा है, तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो देखो भाई हमारे पास में 2 स्कूल है, एक स्कूल तो एक्स, देख रहे हो आप, स्कूल का नाम भी एक्स के नाम पर आने लग गया, स्कूल एक्स, और दूसरी स्कूल कौन सी है, स्कूल वाई। ये 2 स्कूल है हमारे पास में। इनमें मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास में इतने हैं और पास हुए छात्र इतने हैं, ये हमने ले लिए। तो परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। अगर इसके अंदर कुल परीक्षार्थी 100 है तो पास कितने हो गए 80%, मतलब 100 का 80% तो 80 आएगा। 100 पे आप परसेंटेज निकालोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, अब स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों से 40% ज़्यादा है, तो आप 40% निकाल के बताओ। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 80 का 2/5 कितना आएगा भाई, 5 से घटेगा 16 बार 32 आएगा, तो 80 में 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 112 हो जाएगा शायद, 112, कितना हो गया 112। अब बोला है तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना परसेंट है, तो हमें ये बताना है कि जो 112 है ये 125 का कितना परसेंट है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, अगर 112 125 में से है तो 100 में से कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर 25 से काट दो, ये कटेगा 4 बार, 25 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो हमारा उत्तर आएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 448, और ये नीचे कितना आएगा 5। चाहो तो आप इसके अंदर भाग दे लो, ना तो रहने दो। 448/5% सवाल का आंसर होगा। ये बहुत ही गलत बात है यार, आप सवाल गलत हो गया यार और आपने बताया भी नहीं। कमेंट करके कम से कम बता तो सकते हो ना सर ये सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो आपका ध्यान है कहाँ पर यार, आपका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है। देखो ये 3 से मैंने 175 को काटा था तो ये कटेगा ही नहीं ना। अगर यहाँ 65 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ 65 नहीं है, यहाँ 175 है। मैंने 165 समझ के इसको 3 से काट भी दिया 55 बार। तो ये बहुत ही गलत बात है यार, आपके ध्यान में थोड़ी सी कमी है, आप उसके ख्यालों में खोए हुए मत रहा करो। पढ़ते वक्त तो कम से कम पढ़ लिया करो। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसी 55 बार नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। 175 को आप 4 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो कितना आएगा देखो, 4 से गुणा करेंगे तो 0 और 7 चौक 28, 0 हासिल का 3, 700 आएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 700/3 रुपया। इतना हमारा आंसर आएगा 700/3। चाहो तो इसके अंदर भाग दे लेना या वरना रहने देना, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़े, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। एक कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा है। सॉरी, मेरा भी दिमाग अभी पता नहीं कहाँ चला है। एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो ये वेन डायग्राम के सवाल है। इन सवालों को हम कैसे करते हैं, जहाँ तक हो सके हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं हो तब हम वेन डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बताऊँगा सवाल को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी। इनका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताऊँगा। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जब दो लोग हमारे पास में हो, ए और बी, तब ये फॉर्मूला होता है। 3 लोगों के लिए जब सवाल आएगा तब मैं 3 वाला फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। पहले 2 वाला याद कर लो। देखो, ए यूनियन बी का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम। कम से कम अगर कुछ भी आपको बोला जाए कि देखो सवाल ऊपर बोल रहा है केवल हिंदी बोल सकते हैं और 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ए यूनियन बी में वो आएंगे जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। एक वाले भी इसमें आएंगे, दोनों वाले भी इसमें आएंगे, कुल मिला के टोटल जो भी बोल सकते हैं भाषा वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो कम से कम वाला कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी होता है। और ए का मतलब होता है प्योर। ए का मतलब जैसे कि इसमें लिखा है हिंदी, तो हिंदी वाले सारे आ जाएंगे इसमें, जो भी हिंदी बोल सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। और बी वाले, बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है जैसे कि पूरा का पूरा बी, इसमें पूरा का पूरा ए आएगा, इसमें पूरा का पूरा बी आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। जहाँ यहाँ पे बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो जो दोनों में कॉमन है वो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब होता है उबेनिस्ट। उबेनिस्ट मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन, जो भी कॉमन है। तो ये जो सवाल है जो आपको ऊपर दिया गया है, ये फॉर्मूले से तो होगा नहीं, वेन डायग्राम से होगा। तो मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ। देखो, फॉर्मूले से ये वेन डायग्राम बनाने के बाद में हो सकता है, लेकिन पहले तो वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो देखो, हमारे पास में क्या बोला है, 60 छात्रों की कक्षा है जिसके अंदर तो 2 गोले बना लेते हैं। एक गोला तो ये हो गया, एक गोला ये हो गया, ये तुम्हारा गोला हो गया, ये मेरा गोला हो गया। इसमें तो है हिंदी, और यहाँ पर दूसरी भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और ये गोला हो जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। सवाल में बोला है 40% केवल हिंदी, तो 40% आएगा यहाँ पर केवल हिंदी के पार्ट में आएगा बस। और 25% केवल इंग्लिश, तो 25% आएगा यहाँ पर। 40 और 25 कितना हो गया? 65 हो गया। बचा कितना? 100 में से 65 को माइनस करो तो कितना बचेगा? 35%। यहाँ पे लिखा है ना बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो बाकी कितने बच गए? 35%। ये 35% है जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ये 35% हिंदी में भी आएगा और ये 35% इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन आ गया। अब सवाल में बोला है तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इंग्लिश का हमें निकालना है। तो इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे ये इंग्लिश का है, पूरा का पूरा इंग्लिश। तो 35 और 25 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 60% जो छात्र है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी बोलते हैं या नहीं बोलते हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इंग्लिश का देखना है कि इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। इंग्लिश ये 60% छात्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि 60 छात्रों की कक्षा है, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 60 का 60% आ जाएगा 36। तो 36 छात्र ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 36। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हो जाते हैं और 48% भौतिकी में पास हो जाते हैं, 30% दोनों में पास हो जाते हैं, तो कितने % छात्र दोनों में फेल हुए? तो आप ये निकाल लो कि कितने % छात्र पास हुए। पास वाले निकाल के 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल वाले आ जाएंगे। तो देखो निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ए यूनियन बी बराबर आएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, पास वाले, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र, यह आएगा ए यूनियन बी। तो ए का मतलब है छात्र गणित में पास होने वाले कितने? 65%।
और बी का मतलब है भौतिकी में पास होने वाले कितने 48%, और दोनों में पास होने वाले कितने 30%। तो कितना उत्तर आएगा 65 और 48 कितना होता है भाई? एक काम करो, इसमें से ये माइनस कर दो तो 35% आएगा। 65 में से 30 माइनस हो जाएगा 35% प्लस 48%। अब हमें फेल वाला निकालना है। चलो मैं पूरा जोड़ के बता देता हूँ। 8 और 5 13, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8, 83%। 83% लोग ऐसे हैं जो पास हुए, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे दोनों सब्जेक्ट में हो, पास हो गए 83%। अब हमें फेल वाले निकालने हैं, तो फेल वालों के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल 100% स्टूडेंट है जिनमें से 83% पास हो गए, तो पीछे जो 17% बच गए ये फेल हो जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर आएगा 17%। अब हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं। देखो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दो वेन डायग्राम बना लो। देखो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। इसको हम ले लेते हैं गणित, ये गणित का है, और ये किसका है भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कौन सा एरिया भरेंगे, जो कॉमन है। कॉमन कौन सा है 30% दोनों में पास हुए, तो 30% दोनों में पास हुए। अब गणित में 65% है, ये जो गणित का गोला है इसमें कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए। 65 में से 30 तो आ गया, बचा कितना 35%। अगर सवाल में हमसे ये पूछा जाता कि उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो केवल गणित में पास हुए, ध्यान से सुनना, केवल, ये केवल वर्ड लगते ही सवाल का अर्थ ही चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित में पास कितने हुए तो 65%, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केवल गणित में, तो केवल गणित में भाई 35% ही पास हुए। तो ये केवल का आप ध्यान रखना, पिछले वाले सवाल में केवल था, अगर वो केवल नहीं होता तो हम सवाल को इस सूत्र से भी कर लेते, ठीक है। अब फिजिक्स में कितने हुए 48%। 48 देखो फिजिक्स में 48 आना चाहिए टोटल, जिसमें से 30 तो आ गया, तो पीछे बचा कितना, आप बोलोगे सर 18%, तो फिजिक्स में 18% आ गया। अब और सवाल में क्या पूछ रहा है, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। अब फेल वाला निकालना है। फेल वाला निकालना है तो हम पास वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक विषय में पास होने वाले छात्र, एक विषय में पास, तो गणित में कितने हुए 35, और केवल फिजिक्स में कितने हुए 18, तो टोटल कितने आ जाएंगे 35 और 18, जोड़ के बताओ। देखो 3 और ये आ जाएगा 5, 53%। अब मैं पूछूं आपसे कि दोनों विषयों में पास, मैं पास वालों को एक तरफ ले रहा हूँ, तो एक विषय में पास 35 18, दोनों में पास कितने 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हो गए 53 और 30 कितने हो जाएंगे 83%। अगर 83% पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे भाई, 100 में से 83 को माइनस कर लो, 17% फेल हो जाएंगे, ठीक है। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, तो बताओ दोनों विषयों में, अच्छा दे रखा है दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गए। ये छात्र ही फेल होते हैं क्या, छात्राएं फेल नहीं होती क्या कभी, पता नहीं क्या है, सवाल छात्रों पे बनते हैं हमेशा। 35% छात्र गणित में फेल हुए। चलो सवाल करते हैं, सवाल आप पढ़ लेना। देखो इसमें क्या लगाएंगे हम, A यूनियन B बराबर A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इसमें देखो A यूनियन B का मतलब होता है कम से कम एक विषय में फेल। क्या बोला मैंने, कम से कम एक विषय में फेल, बराबर कितना आएगा, A में कितने फेल हुए 35%, और B में कितने फेल हुए 25%, दोनों में कितने फेल हुए 10%। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 और 25 कितना हो गया, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, 60 में से 10 माइनस करेंगे 50%, तो 50% लोग क्या हो गए फेल हो गए। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि पास कितने हुए,
तो 100 में से आप 50 को माइनस कर दो भाई, 100 में से आप फेल वालों को माइनस कर दो तो पास वाले कितने हो जाएंगे 50%। 50% छात्र पास हो गए। तो इन सवालों को फॉर्मूले से करना बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से। बाकी वेन डायग्राम से मैंने आपको एक सवाल बता भी दिया है और आप इसको भी ट्राई करना, ये भी हो जाएगा। हम अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, गाय भैंस का सवाल आ गया। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ गाय भैंस बकरी, वैसे तो वैसे हमारे पास में एक सवाल भी है। 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास में गाय है। तो 60% परिवारों के पास में गाय है और 30% के पास में भैंस है। तो और 15% के पास में दोनों ही है, गाय और भैंस। बकरी नहीं है क्या? बकरी नहीं है। यदि कुल 96 परिवार है तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है ना भैंस है? मतलब गाय भी नहीं है भैंस भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो हम ऐसे परिवार निकाल लेते हैं जिनके पास में कम से कम एक जानवर है। तो हम क्या निकालते हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर आएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कम से कम एक चीज़। जिनके पास कम से कम एक जानवर है, जिसके पास में दोनों जानवर है और जिसके पास में ज़्यादा है, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और ए का मतलब कितना है? 60% परिवारों के पास में क्या है? गाय है। और 30% के पास में क्या है? भैंस है। और 15% के पास में दोनों ही हैं। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 90 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 75%। तो 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ है। ठीक है। अब जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो गाय है ना भैंस है, वो कितने हो जाएंगे? तो 100% में से माइनस कर दो जिनके पास कुछ है, तो 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास में है ही नहीं। इस बात का मतलब आप गलत दिशा में ना लें। 25% का मतलब क्या है? जिनके पास में कुछ नहीं है। तो अब हमें निकालना है क्या? संख्या निकालनी है क्या? तो हमारे पास में टोटल परिवार कितने हैं? 96 परिवार है। 96 में से हमें निकालना है कितना है? 25%। 25% का मतलब तो क्या होता है? 25%, सवाल का आंसर गलत कैसे आ रहा है भाई? 25% का मतलब तो 1/4 होता है ना। तो 1/4 सही तो आ रहा है। 1/4, 1/4 का इसमें भाग दो, कितना आएगा? 24 आएगा। तो 24 परिवार ऐसे है जिनके पास में है ही नहीं। क्या नहीं है? गाय है, ना भैंस है, ना बकरी है, ना कुछ और है। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 24। ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पे कहीं घटाने में मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन बिल्कुल सही है हमारा आंसर। देखो, आपको कब से इंतज़ार था 3 वाला सवाल कब आएगा। तो 3 वाला सवाल भी आ गया, जिसमें 3 चीज़ें दे रखी है। तो 3 चीज़ों के लिए मैं फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। 3 चीज़ों का फ़ॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। जहाँ पे 3 चीज़ें होती है वहाँ पे क्या फ़ॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस करेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, माइनस करेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन, और माइनस करेंगे सी इंटरसेक्शन ए। इन तीनों में जो चीज़ें कॉमन है वो माइनस करेंगे, और जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो दोनों में कॉमन है उनको तो माइनस कर देंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़ देंगे। तो ये 3 वाला फॉर्मूला होता है। इनका मतलब वही है। इसका मतलब है कम से कम एक, जिसमें कम से कम एक हो। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास वाले इसमें आएंगे, 2 वाले भी इसमें आएंगे, और 3 सब्जेक्ट में पास होने वाले भी इसमें आएंगे। कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सवाल में बोल रहा है 20% गणित में फ़ेल हुए। तो देखो, 20% गणित में फ़ेल हुए प्लस 15% छात्र इंग्लिश में फ़ेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फ़ेल हो गए, 25% छात्र हिंदी में फ़ेल हो गए। फिर माइनस आएगा यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फ़ेल हुए। 5% छात्र ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट में कॉमन है। 15% छात्र गणित व हिंदी में फ़ेल हुए। तो 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फ़ेल हुए, और 2% छात्र ऐसे हैं। कहीं हमने सवाल छोड़ दिया गया ये, मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक डाटा मिसिंग है इसके अंदर। परीक्षा में 20% गणित में फ़ेल हुए, 20, 15 इंग्लिश में, 25 हिंदी में,
5% छात्र गणित व इंग्लिश में, 15% गणित व हिंदी में, 2% छात्र तीनों में फेल हुए। 2% छात्र है वो तीनों में फेल हो गए, तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा। भाई एक डाटा मिसिंग है यहाँ पे। 1 मिनट में सवाल चेक कर लेता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। सवाल चेक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, शायद प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। भाई इसमें एक लाइन मिसिंग हो गई है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 10% इंग्लिश व हिंदी में। बीच में आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन आएगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 10% छात्र ऐसे हैं, 10% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश व हिंदी में फेल हो गए। इंग्लिश व हिंदी में, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लिख लेना वापस से। मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ गलती के लिए। पता नहीं कैसे टाइप करते हैं, टाइप नहीं किया हुआ, ये हाथ से लिखा हुआ है, शायद गलती से लिख दिया होगा। मेरे भाई ने लिखे थे ये सवाल, कोई ना। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में, तो यहाँ पे 10% आएगा। अब देखो भाई, अब हम सवाल करते हैं। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? देखो 15 है प्लस का और 15 है माइनस का, तो कट गया। अब यहाँ पे देखो 20 और 25 कितना हो जाएगा? या आप एक काम करो ना, 25 में से माइनस कर दो ना, 5 20 आएगा। 20 में ये 20 जोड़ दो 40, 40 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, तो ये आएगा 32%। तो 32% ऐसे छात्र है जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये फेल हो गए। भाई फेल बोला है ना यहाँ पे, फेल फेल फेल। तो 32% छात्र ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो भी फेल, दोनों में फेल हुए तो भी फेल, और तीनों में फेल हुए तो भी फेल। ये फेल का ठप्पा इनके ऊपर लग गया 32% का, ठीक है। अब हमें वो निकालने हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो तीनों सब्जेक्ट में पास कौन से हो जाएंगे? टोटल 100% है। 100 में से मैं माइनस कर देता हूँ फेल वालों की संख्या, तो हमारे पास में कितना उत्तर आएगा? ये 68% आएगा मेरे ख्याल से। तो 60% ऐसे लोग हैं जो पास हो गए। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 68%, ठीक है। चलो इसको मैं वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ आपको। देखो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे सवाल को। तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप 3 गोले बना लो, ये मेरा गोला, ये आपका गोला और ये उसका गोला, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम गणित, ये गणित का गोला हो गया, और ये किसका हो जाएगा? इंग्लिश का। ये किसका आएगा भाई? ये हिंदी का आ जाएगा, ठीक है। तो गणित व इंग्लिश दोनों में कौन कौन हो रहे हैं? देखो गणित व इंग्लिश में आपको सवाल वापस दिखाता हूँ, 1 मिनट। पहले आप तीनों में हो रहे वो ले लो। तो तीनों में 2% छात्र तीनों में होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2% लिखना पड़ेगा। तीनों में, ये तीनों में आ रहा है तो यहाँ पे 2% लिखना पड़ेगा। फिर क्या बोला है? फिर बोला है 5% छात्र गणित व इंग्लिश। तो गणित व इंग्लिश में 5% छात्र है। देखो गणित व इंग्लिश का ये गोला है, ये वाला, इसमें 5% आना चाहिए, जिसमें से 2 तो आ गया, तो बचा कितना? 3%। 5 हो गया टोटल। फिर बोला है 15% छात्र गणित व हिंदी में। तो गणित व हिंदी में कितना आना चाहिए? 15%। 15% में से 2 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कितना आएगा? 13%, ठीक है। और 10% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। तो इंग्लिश और हिंदी कहाँ पर है? इंग्लिश और हिंदी, इसमें 10% आना चाहिए। इसमें जो दोनों में कॉमन है, इसमें क्या आना चाहिए? 10%। 10 में से 2 तो आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8%। अब हम देखो सवाल करते हैं। 20% गणित में फेल हुए, तो जो गणित का गोला है इसमें 20% आना चाहिए। तो 13 और 5 कितना हो गया? 18, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2%। फिर बोला है 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश में यहाँ पे 15% आना चाहिए। 8 2 10 और 3 13, तो बचे कितने? 2%। और हिंदी का क्या सीन है भाई? हिंदी में है 25%। तो 8 2 10, 10 और 13 23%, और तो बचेगा कितना? 2%। अच्छा सभी में 2% ही आ रहा है क्या यार? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। बड़ा तगड़ा सवाल है यार ये तो। चलो अब हम सवाल करने वाले हैं। देखो तो आपको क्या लेना है? तीनों में पास वाले छात्र लेने हैं, तीनों में पास। तो यहाँ पर हमारे फेल का सीन बन रखा है,
तो तीनों में पास के लिए पहले हम एक में फेल वाले निकालते हैं। एक विषय में फेल, एक विषय में फेल। तो एक विषय में फेल कौन से हो जाएंगे? देखो गणित, केवल गणित 2, केवल इंग्लिश 2, केवल हिंदी 2। तो कितने हो गए? 6%। अब हम आगे बात करते हैं 2 विषयों में फेल, केवल 2 विषय में फेल। 2 विषय में क्या हो जाएंगे? फेल। तो ये कितना आएगा? देखो केवल 2 में यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 3, 8 3 कितना हो गया? 8 3 11, 11 और यहाँ पे आएगा 13। तो 11 और 13 कितना हो गया? 11 और 13 हो जाएगा आपका 24%। तो 24% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल 2 विषय में फेल है। 8 की मैं बात करूँ तो 8% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश, केवल हिंदी और इंग्लिश में ही फेल है 8%, है ना? समझ में आ रही है बात? अब मैं बात करता हूँ तीनों में फेल। तीनों में फेल कितने आएंगे भाई? तो तीनों में फेल की बात करें तो हो जाएगा 2%। देखो तीनों में फेल है ना 2%, इसका तो आपको सबको पता है 2%। तो मुझे बताओ फेल की श्रेणी में कितने आ गए? आप बोलोगे सर 6 और 24 30 और 2 32। 32% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो अगर 100 में से मैं 32 को माइनस कर दूंगा तो तीनों सब्जेक्ट में पास वाले विद्यार्थी कितने आएंगे? 68%। अब आप खुद देख लो ये वेन डायग्राम से कितना लंबा पड़ रहा है सवाल। तो फॉर्मूला हमारे हिसाब से बेस्ट रहेगा। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, हमें जोड़ बाकी करनी है और सवाल का आंसर आ जाएगा। चलो 1-2 सवाल और करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। भाई हम पढ़ा रहे तो गणित में फेल कैसे हो गए 40%? चलो हो गए तो देखो 30% छात्र हिंदी में फेल हो गए। ये हिंदी कौन पढ़ा रही है भाई? कविता मैडम हिंदी पढ़ा रही है। और 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है भाई? कौन सा लल्लू पढ़ा रहा है इंग्लिश? आज इतने बच्चे फेल हो गए, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में फेल हो रहे हैं बच्चे। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हुए और 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए, तीनों सब्जेक्ट में 13% फेल है, तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने हैं? तो देखो भाई बताते हैं। हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि हमें फॉर्मूला निकालना है A यूनियन B यूनियन C, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी। तो बराबर कितना आएगा? A में फेल प्लस B में फेल प्लस C में फेल। अरे लाइट चली गई है यार दोस्तों, लाइट भी चली गई। लाइट को इसी वक्त जाना था, मूर्ख कमबख्त लाइट। मन कर रहा है इस लाइट वाले का। चलो कोई ना, देखो लाइट का इंतज़ाम करते हैं। फ़ोन की लाइट चालू कर लेते हैं। 1 मिनट। अब दिख रहा है सभी को? अरे सभी को दिख रहा है क्या सवाल? चलो दिख रहा होगा। अभी नहीं भी दिख रहा है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, आपका भाई बोल रहा है। देखो A में फेल हो गया, B में फेल हो गया, C में, और जो 2 में फेल होते हैं उन्हें माइनस करते हैं। तो A और B में फेल होने वाले को माइनस कर दो, B और C में फेल होने वाले को माइनस कर दो, और C और A में फेल होने वाले को माइनस कर दो, और तीनों में फेल होने वाले को जोड़ दो। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखो भाई क्या आएगा सवाल का आंसर। 40% छात्र गणित के हैं प्लस 30% हिंदी के हैं प्लस 50% छात्र इंग्लिश के हैं। अब जो दोनों में फेल हो रहे हैं उन्हें माइनस कर दो। तो माइनस का 25 और माइनस का 15 और माइनस का 22%, और जो तीनों में फेल हो रहे हैं उन्हें क्या कर दो? जोड़ दो। तो फॉर्मूला भी बहुत सरल है, याद हो जाएगा आपको आसानी से। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा। तो देखो भाई 25 और ये कितना हो जाएगा? चलो हम जोड़ ही लेते हैं। देखो 40 और 30 70 हो गया, 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120। तो आएगा 120%, और माइनस वाले को जोड़ लो। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 20 हो जाएगा 60, 2 62। तो माइनस का 62%
और ये 13% तो लास्ट में पड़ा हुआ है ऐसा का ऐसा ही। चलो भाई देखो अब क्या करते हैं सवाल में। मुझे जोड़ते वक्त यार बहुत ज़ोर आता है, पता नहीं क्यों आता है। चलो भाई देखो 120 और 13 कितना हो गया, 133 हो गया। 133 में से माइनस करना आपको 62, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7, 71%। इतने 71% लोग हैं जो जिनके ऊपर फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर लो, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 29% आएगा। चाहो तो आप वेन डायग्राम से करके भी देख सकते हो। कितना आंसर आएगा, 29%। एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है और बाकी जो 80% है उनमें महिला होगी भाई। तो उन घरों का परसेंट ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है। देखो मैंने कहा था ना उनका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। वह कोई भी पुरुष नहीं है भाई, पुरुष नहीं है और महिला है, ऐसे घरों को संख्या पता कर लो। फिर उन घरों पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सवाल कर लो, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो देखो हमारे पास में टोटल घर कितने हैं, 100x मान लेते हैं। टोटल घर 100x है, जिनमें से 40% घरों में और 60% घरों में, 60% का मतलब 60x हो जाएगा और 40% का मतलब 40x हो जाएगा। तो 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। 60% घरों में इनमें क्या है कि कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें कुछ महिलाएं और कुछ में पुरुष है, तो उनमें से 20% घरों में केवल पुरुष है, 20% में क्या है, केवल पुरुष है। तो बाकी जो 80% बच जाएंगी उनमें क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, तो उन घरों का परसेंट ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है और कोई भी पुरुष नहीं है। तो भाई परसेंट ज्ञात करना है। परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 60 का 80% कितना होता है। यहाँ पर तो पुरुष है मेल और यहाँ पर क्या है, फीमेल। तो 60 का 80% निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 60 का 80% तो आ जाएगा 48 आएगा। 8 सिक्का 48x, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 100 थे, 100 में से ऐसे घर है जिनमें केवल एक महिला है, 48x। तो 100 का 48x कितना परसेंट हो जाएगा, 48% हो जाएगा। अरे भाई 48% 100 पे जो आता है वही तो परसेंटेज होता है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 48%। श्रीमान गिरिधर ने अपनी आय 50% घर के खर्चों में खर्च कर दी और शेष जो आय बच गई उसका 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, बाकी 900 रुपये की बचत करता है। तो श्रीमान की आय बताओ, मासिक आय क्या है। तो भाई देखो मान लेते हैं कि श्रीमान की जो आय है वो 100x है। चाहो तो आप 100% भी मान सकते हो, मैं 100x मान के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब 100x में से 50% आय उसने कहाँ पे खर्च कर दी, घर के खर्चों पे, और बाकी जो 50% बच गई उस 50% तथा शेष आय का 50% वह यात्रा पर। अच्छा शेष बच गई, शेष हमारे पास में 50 बच गई। इस 50 का वो 50% कहाँ पे खर्च करेगा भाई, यात्रा पे खर्च करेगा। और 25% कहाँ पे खर्च करेगा, 25% करेगा मनोरंजन पर। लो भाई इसको मनोरंजन भी करना है, तो ये फिल्म देखने जाएगा, क्रिकेट देखने जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। और 10% करेगा वो खेलों पर। 10% कहाँ करेगा, खेलों पर। तो कितनी आय बच जाएगी उसकी, 900 रुपये की बच जाएगी। तो ये 900 रुपये की बचत हो गई। तो हमें क्या बतानी है, इसकी आय बतानी है। तो मुझे बताओ, देखो 50% का 50% तो यहाँ पे आ गया, 25% यहाँ पे आ गया 75, और ये कितना आ गया 85%। 85% का क्रियाक्रम यहाँ पे हो गया, तो ये 900 रुपये का जो क्रियाक्रम है कितने का हो जाएगा, 15%। ठीक है भाई 85% हो गए ना यहाँ तक, 85। अब 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15% आएगा। 15% की वैल्यू 900 है। 15% की वैल्यू कितनी है, 900। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आप बोलोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 छिक्का 90 मतलब 60। तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आएगा हमारे पास में 6000। तो हमें पता लग गई कि जो 50% है उसकी वैल्यू कितनी है? 6000। 50% की 6000 है तो 100% की कितनी आएगी? 12000। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 12000। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। मिस्टर मोर, मोर की जगह मोर निकल लेना, ठीक है। मिस्टर मोर ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष बची आय का 40% मनोरंजन पर व यात्रा पर और 13% दवाइयों पर खर्च करता है। तो यदि वह इतने की बचत करता है तो मासिक आय बताओ। तो मान लेते हैं कि उसकी आय टोटल कितनी है? 100% है जी। उसकी जो आय है वो 100% है। 100 में से वो 20% कहाँ पे खर्च करेगा? 20% को खर्च करेगा भोजन पर। तो ये हमारा हो गया भोजन। और 15% बच्चों की शिक्षा पर। तो यह आएगा 15% बच्चों की शिक्षा पर। ये शिक्षा पर हो गया। अब बचेगा कितना? 20 और 15 कितना हो गया? 35। तो आप 100 में से 35 को माइनस करो, 65% शेष बच गया। तो शेष बची आय का 40%। अब इसका जो 40% है वो कहाँ पे खर्च करेगा? ये मनोरंजन पर, मतलब एंटरटेनमेंट व यात्रा पर। एंटरटेनमेंट व यात्रा का मतलब ट्रेवलिंग, इन दोनों पर वो कितना खर्च करेगा? 40%। और दवाइयों पे कितना खर्च कर रहा है? ये 30%। 30% खर्च करेगा ये मेडिसिन पर, मतलब कि दवाई मेडिसिन। तो बाकी कितना बचेगा मुझे ये बताओ। 40 और 30 70 हो गया। तो यहाँ पे 30% और बच जाएगा। ये 30% की बचत करता है। और बचत कितने की करता है? सवाल में दिया हुआ 8775, इतने रुपए की ये बचत करता है। तो यहाँ से 3 का भाग देंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का भाग दे दो इसमें। तो देखो 2 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बचेगा कितना पीछे? 2 27। फिर जाएगा 9 बार। फिर साथ में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा 15। तो ये हमारा इतना आंसर आएगा 10%। तो 100% कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 100% आएगा ये 29,250 रुपये। ये 100% किसका आया मुझे तो ही बताओ। ये 100% आया इस 65% का। यहाँ पर जो वैल्यू है 100% वो कितनी है? इतनी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 65% की वैल्यू कितनी आएगी? 29,250। ये 65% की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो आगे और क्या करना है भाई? आगे और भी है क्या सवाल में? अच्छा, हमें तो 100% निकालना है ना। 65% ये आ गया। तो यहाँ पे ये 100 कितना आएगा? तो 65% आ गया। तो इसमें क्या करें? 13 का भाग दे दे दोनों साइड। 13 का भाग देंगे तो हमारे पास इधर आएगा 5%। 13 का भाग इधर दो, 13 दूना 26, बचेगा 3, फिर 2 32, फिर 13 दूना 26, और 32 में से 26 को घटाएंगे तो 6 5 65। तो ये जाएगा 5 बार 0। 5% की वैल्यू इतनी आएगी। अब तो 100% निकालना है तो दोनों साइड 20 से गुणा कर दो। 20 पंजे 100 हो जाएगा। इधर भी 20 से गुणा कर दो। तो 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में इधर तो हो जाएगा 100%। 20 से गुणा किया हमने, ठीक है। और इधर 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे लिखना है ना 20 से गुणा। तो देखो 0 और ये वाला 0। 225 का डबल कितना हो जाएगा? 450। 450। तो 45,000 हमारे इसकी मासिक आय आ जाएगी। बाप रे बाप, एक महीने का ये 45,000 रुपये कमाता है। तब तो यार ये खतरनाक आदमी है। तो हमारे सवाल का आंसर है 45,000। किसी आदमी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट? मान लेते हैं कि कोई आदमी है वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है। पहले इसके वेतन में 10% की वृद्धि कर दी। 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। फिर ये 10% की कमी करेगा। तो मुझे बताओ 110 का 10 कितना, 10% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 11।
तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो कितने की कमी हो जाएगी भाई, आप बोलोगे 100 से 99 हो गया तो 1% की कमी हो गई। ठीक है, अरे 1% की कमी हुई या नहीं हुई? ये 1% की कमी कैसे आई पता है? 10 और 10 को गुणा करेंगे और 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। चलो, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100% है किसी की इनकम, अगर यहाँ पे देखो पहले हमने 10% बढ़ाया था, अब एक काम करते हैं 10% पहले घटा देते हैं। पहले 10% घटा दिया तो कितनी हो जाएगी 90। अब हम 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो 90 का 10% कितना आएगा 9। तो 9 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 99। तो कितने की कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की आय पहले 10% बढ़ाओ फिर घटाओ तो कमी कितने की हो जाएगी? जितनी होनी है उतनी की हो जाएगी। या पहले घटाओ फिर बढ़ाओ तो कमी जितनी होनी है उतनी हो जाएगी। तो दोनों केसेस में जो कमी है वो समान ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमी आएगी वो क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने x% बढ़ाया, फिर आपने x% घटाया, तो जो कमी आएगी वो आएगी XY/100, XY/100%। इतने की कमी आ जाएगी। माइनस का मतलब है कमी। लेकिन अगर आपने x% पहले घटाया फिर आपने x% बढ़ाया तो जो कमी आएगी वो कमी इतने की आएगी, XY/100% की कमी हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखो करते हैं। सवाल में सबसे पहले हमें बोला है कि 20% की वृद्धि की गई। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। 100 पे हम पहले 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। अब फिर हम 20% की कमी करेंगे तो मुझे बताओ 120 का 20% कितना आएगा? 1/5, मतलब ये आएगा 15 आएगा। 15 नहीं, 120 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। तो 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 96। तो मुझे बताओ कितने की कमी हो गई? आप बोलोगे सर 4% की कमी हो गई। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 4%। लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया XY/100, इससे ये हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर पहले 20 की कमी की फिर 20 की वृद्धि की, तो 20 × XY/100 है, बटा 100 यह आएगा परसेंटेज। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 2 दूनी कितना आ गया? 4। तो 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, x + y और प्लस XY/100। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला इस सवाल में लग सकता है। देखो सबसे पहले 20% की वृद्धि की मतलब प्लस का 20, फिर 20 की कमी की मतलब माइनस का 20, फिर 20 की वृद्धि आएगा इंटू माइनस का 20 आएगा बटे 100 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट गया और ये 0 से 0 कट गए, माइनस का 4 आया, मतलब 4% की कमी हो गई। माइनस का मतलब है कमी। तो इस सवाल को आप कैसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलो एक और सवाल करते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ाया गया फिर x% घटाया गया, यदि अब उसका मूल्य 1 रुपये है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि उसका शुरुआत में जो मूल्य था वो कितना था? 100p मान लो। शुरुआत में इतना मूल्य था 100p। क्या था? 100p। अगर 100p शुरुआत में मूल्य था तो x% बढ़ाया फिर x% घटाया तो उस कमी कितने की हो जाएगी? तो कमी हो जाएगी x × x/100%। इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो भाई कितना हो गया? माइनस का x²/100%। इतने की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो भाई इसका निकालो, 100p का इतना परसेंटेज निकाल के बताओ कितना आएगा? x²/100 परसेंट में निकालूंगा तो परसेंट का नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास में आएगा p नहीं आएगा ना यार, p आएगा क्या इसका? अगर p आएगा तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा, p थोड़ी ना आएगा।
ये p से काम ख़राब हो रहा है या सही हो रहा है पता नहीं है। चलो 100 से 100 कट गया, हमारे पास में आ गया पी एक्स स्क्वायर बटे 100, यह आ गया, इतने की कमी हो गई। तो भाई कमी कर देते हैं, देखो 100p माइनस पी एक्स स्क्वायर बटे 100, इतने की हमने क्या कर दी, कमी कर दी। ये कमी किसके बराबर आ रही है, 1 रुपये के बराबर, 1 रुपया। अरे भाई सवाल में यही तो बोला है कि x% पहले बढ़ाया, x% फिर घटाया, तो कमी कितने की हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100% की। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना। तो मैंने शुरुआत में मान लिया कि उसके पास में शुरुआत में 100p पैसा था। अब 100p का मैं इतना % निकालूंगा तो कितना आएगा, पी एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है। अब ये पी एक्स स्क्वायर बटा 100 मैंने इसमें से कम कर दिया, तो ये सवाल में बोला अब उसका मूल्य 1 रुपये है, तो घटने के बाद उसका मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। वीडियो में आपके बीच बीच में मैसेज की आवाज़ भी आ रही होगी, है ना। चलो अगली बार से हम फ़ोन को साइलेंट कर लेंगे, तब नहीं आएगी। तो पहले वाले मूल्य में से मैंने कमी को घटा दिया, मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। आरंभिक मूल्य कितना है, 100p। तो भाई 100p निकालना है हमें। तो देखो निकालते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, p कॉमन ले लेते हैं। एक काम करो, p क्या करो, कॉमन ले लो। p कॉमन भी ले लेते हैं और 100 एलसीएम भी ले लेते हैं। तो 100 एलसीएम आएगा तो इधर तो हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, p हमने कॉमन ले लिया, बराबर 1 रुपया। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर p की वैल्यू 100 उधर चला जाएगा, तो आ गया 100 बटे के अंदर ये नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 100p का मान निकालना है। 100p का मान निकालना है, p का मान हमारे पास में, तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100p, और वो इधर हो जाएगा 100 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतने रुपए उसकी कीमत आएगी भाई। इतना घटिया सवाल है क्या यार, ये क्या आंसर आ रहा है, इतना बकवास सा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये सवाल। इतना घटिया सवाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसका आंसर आएगा भाई 100 का स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये सवाल बनाया इतना घटिया। चलो ये इसका आंसर है। हम एक आगे और बढ़िया सा सवाल लेते हैं, इसको छोड़ो। देखो 2 सवाल लेकर आया हूँ मैं, लल्लू सवाल लेकर आया हूँ। बहुत हार्ड सवाल तो हमने वैसे भी कर लिए, अब लल्लू सवाल की बारी है। मैं भी पक गया यार हार्ड सवाल करके। चलो देखो एक लल्लू सा सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि एक भिन्न है, उसके अंश में, अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। अरे गलत बिल्कुल भी ना ले मेरे शब्दों को। 200% की वृद्धि की और उसने 350% की वृद्धि की, तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी, तो देखो भाई मूल भिन्न क्या थी। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भिन्न है x बटे y, ये कोई भिन्न है। ऊपर वाले को x मान लिया, नीचे वाले को y मान लिया। तो अंश में कितने की वृद्धि करती, 200% की। भाई अंश अपने आप में शुरुआत में 100% था, 100% तो वो पहले से था। 200% की वृद्धि कर दी तो ये अपने आप का कितना % हो गया, 300%। और हर में कितने की वृद्धि कर दी, 350%। तो जो हर है वो पहले से अपने आप में 100% था। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। फिर उसमें से हमने क्या किया, 350% की वृद्धि कर दी, तो अपने आप का कितना हो गया, 450%। तो अब कितना आएगा, ये 5/12 आएगा। तो देखो भाई % से % कट गया, 0 से 0 कट गया। भाई कटता सबका एक ना एक दिन, तो ऊपर वाला भी कटेगा, नीचे वाला भी कटेगा, ठीक है। तो 15 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 15 से ये कटेगा 2 बार। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और अब ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी आएगी, 5/8 आएगी, ठीक है। चलो इसके जैसा ही सेम टू सेम एक और सवाल है आपके नीचे का मतलब स्क्रीन पे। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न इतनी हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी, तो देखो भाई मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न है वो x बटे वाई है। इसने 200% बढ़ाया तो ये 300% हो गई, और इसने कितना बढ़ाया, 400%, तो ये 500% हो गई।
और ये कितनी हो गई, 1 से ही 1/20 का मतलब होता है 20 को 1 से गुणा किया तो 20, 1 जोड़ेंगे 21, तो आएगा 21/20। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी आएगी, 7/4। तो ये हमने लल्लू लल्लू सवाल कर लिए और थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई आपके साथ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक और लल्लू सा सवाल कर लो आप, फिर इसके बाद में हम बढ़िया सा सवाल करेंगे एक, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो ये सवाल बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% नंबर ज़रूरी है। पास होने के लिए कितने ज़रूरी है, 36%। वाह वेरी गुड, 36% पे पास हो जाएगा ये, बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले। और वह 24% नंबर लेके आया। भाई 36% में ये पास हो रहा था, ये मूर्ख आदमी 24% लेके आया, तो कितने कम लेके आया, ये 12% कम लेके आया ना। 12% से ये फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन सवाल में बोला है कि 130 अंक से फेल हो गया। 130 अंक से फेल हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि 12% से फेल हो जाना चाहिए, और सवाल बोल रहा है कि 130 अंक से फेल हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 12% है वही 130 अंक के बराबर है, बोल सकता हूँ मैं। अब 6 से दोनों तरफ भाग कर दो, 6 से करेंगे तो आएगा नहीं, 130 में 6 का भाग जाएगा ही नहीं। तो उत्तीर्ण अंक कितने थे, उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है, अच्छा उत्तीर्ण अंक निकालने हैं क्या, 36% निकालना है। अरे उत्तीर्ण होने के लिए तो 36% चाहिए ना, तो हमें तो बस 3 से गुणा करना है यार। इतना लल्लू सवाल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 3 से गुणा किया तो ये हो गया 36%, और इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 390 अंक। तो भाई उसको 390 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 390 अंक, ठीक है। चलो अब हम एक अच्छा सा सवाल करेंगे, समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखना। मुझे आपको लग रहा है कि शायद मैं जैसे बताऊंगा आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन कोई ना, समझने की कोशिश करना उस सवाल को। थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना भाई। देखो क्या है, दो संख्या है, जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। मेरे पास में दो संख्या है, एक तो ये संख्या है यहाँ पर, और दूसरी संख्या मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दूसरी संख्या। दो संख्या हमारे पास में है, इनके बीच में कुछ गैप है। सवाल में बोला है कि पहली संख्या को 125% बढ़ाया गया, इसको मैंने कितना बढ़ाया, 125%, ठीक है। तो 125% बढ़ाने के बाद में ये संख्या इतनी हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, तो वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। अब ये संख्या इसी कितनी कम है, आप बोलोगे ये जो गैप है ये 300 का गैप है, मतलब 300 की कमी है। ये गैप कितने का है, 300 का, और ये गैप कितने का है, 125% का। लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ाया जाता है तो दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। मतलब कि अगर इसको 150 बढ़ाऊंगा तो ये संख्या यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अब ये इससे कितनी कम हो जाएगी, ये जो गैप है ये कितना हो जाएगा, 200 का। मतलब 200 कम है ना, दूसरी संख्या से क्या है, 200 कम है 150 बढ़ाने के बाद में। ये 150 बढ़ाया मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये गैप है, ये गैप 300 का है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहीं से इस वाले गैप की बात करूँ, ये गैप 300 का है, ये गैप 200 का है, तो ये गैप कितने का हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये गैप तो 100 का हो जाएगा, 100 का, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो यहाँ से यहाँ तक ये गैप है ये 150 का है, जिसमें से ये 100 का है, तो ये कितने का हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 50 का हो जाएगा, मजाक कर रहे हो गए, 50 का हो जाएगा। इतना सरल सवाल है। अरे भाई जब ये यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये यहाँ से यहाँ तक 125 है, तो मुझे बताओ 125% की वैल्यू तो 50 है। 125% की वैल्यू कितनी है, 50। बस अब कुछ है ही नहीं सवाल में, बस हो गया हमारा सवाल। 125% की वैल्यू कितनी है सवाल में, 50। तो मुझे बताओ 25 से भाग करने पे इधर तो आएगा 5%, और 25 से भाग करेंगे इधर आएगा 2, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मुझे निकालना है 100%, तो 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100%,
और इधर 20 से गुणा करेंगे 40, तो 100% की वैल्यू आ गई 40। अगर 100% की वैल्यू 40 आ गई तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये संख्या है वो 40 है। पहली संख्या कितनी है 40। 40 में जैसे ही मैंने 150 बढ़ाए तो ये संख्या यहाँ पे आ गई, कितनी हो गई, यहाँ पे आके 190। ठीक है, अब मुझे ये संख्या चाहिए तो 200 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 200 कम है। 190 में 200 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 390। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 390। ठीक है, तो पहली संख्या 40 है और दूसरी संख्या 390 है और दोनों संख्याओं का योगफल हमसे सवाल में पूछा है, तो जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा ये 0 9 और 4 13 430। 430 हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। अरे आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना समझ में? काफ़ी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और जो मैंने तरीका बताया ये तो और भी बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो चलो मैं आपको एक्स वाई मान के बता देता हूँ। जब तक एक्स नहीं आती तब तक आपकी दाल गलती नहीं है। लो जी एक्स आ गई, आपने नाम लिया और एक्स आ गई, एक्स हाजिर हो गई। ठीक है, हमने मान ली कि पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या कितनी है, वाई है। ठीक है, सवाल में बोला है कि पहली संख्या को 125% बढ़ाया जाता है, तो मैंने इसको कितना बढ़ा दिया, 125% बढ़ा दिया। 125%, एक्स का 125% मैंने बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरी संख्या से 300 कम हो जाएगा। तो ये दूसरी संख्या से कितना कम हो गया, 300। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि पहली संख्या को अगर 150 से बढ़ाया जाता, पहली संख्या को अगर 150 से बढ़ाया जाता तो ये कितना कम हो जाता, दूसरी संख्या से 200 कम हो जाता। तो दूसरी संख्या से मैंने 200 कम कर दिया। अरे अब तो ठीक है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना आपको। फिर आगे क्या बोला है, उन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो भाई निकालते, देखो यहाँ पे y माइनस 200 है, अगर मैं यहाँ पर भी y माइनस 200 बना लूँ तो कोई तकलीफ़ थोड़ी ना, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं, चलो y माइनस 300 बना देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 150 को लिख दूँ मैं 100 प्लस 50 बराबर कितना आएगा, y माइनस 200। ठीक है, मेरा जो सोल्व करने का तरीका है वो देखना आप। अब ये 100 जो प्लस का है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास में आएगा x प्लस 50 बराबर y माइनस 300। ठीक है, अब एक तो आप इसको देखो और एक इसको देखो, यहाँ पर y माइनस 300 है, यहाँ पर भी y माइनस 300 है, यहाँ पर इसमें x है और यहाँ पर भी x है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 125% है ये किसके बराबर है, 50 की तो बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, 125% 50 के बराबर आएगा। 5% की वैल्यू 2 आएगी, 100% की कितनी आ जाएगी, 40। बस जो मैंने आपको ऊपर समझाया मैंने उसको एक्स वाई में लेके आपको समझा दिया। अब तो आपको समझ में आया होगा या नहीं आया अभी भी? अगर अभी भी नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, अरे 125% की वैल्यू 50 आ गई ना, यहाँ से ये y माइनस 300 के बराबर है दोनों, और x के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो 125% है 50 के बराबर, 100% 40 के बराबर। तो जो पहली संख्या है वो कितनी आएगी, 40। यहाँ पे x का मान आ गया 40। ठीक है, और 40 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। 190 और 200 इधर आएगा तो ये कितनी हो जाएगी, 390। y होगी 390। x 40 है और y 390 है, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो हमारे पास में x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 430। 430 क्या है, सवाल का आंसर है। बस इतना लल्लू सवाल था यार ये, इसको करने में तो मुझे और भी मज़ा आया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको सवाल वापस दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये हमारा सवाल था और ये हमने सॉल्यूशन किया, बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन था हमारा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, वोट देके जाइए आप। मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आप वोट देके ज़रूर जाइए। ठीक है, और यूट्यूब ने आजकल तो डिसलाइक के जो वो है वो शो करना ही बंद कर दिए, डिसलाइक कितने दिखाते नहीं है वीडियो पे। तो यूट्यूब ने यार ये बहुत गलत किया। किसी को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं तो हम कैसे इवेल्युएट करें, भाई ये ज़रूरी है या नहीं? अरे मेरा फ़ोन बज गया था, उसके लिए सॉरी, कोई ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इसी उत्साह और उमंग के साथ में, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए
वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, आप भी अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।